आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता क्या है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता क्या है या डिसेबिलिटी होता क्या है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मीन्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच एज laryngotomy or aphasia affecting one or more component of speech and language due to the organic और न्यूरोलॉजिकल केसेस। यानी कि एक परमानेंट डिसेबिलिटी है। किस कंडीशन में होती है डिसेबिलिटी? लैरिंग, जो हमारा गले में जो लैरिंगटन पाया जाता है वो अफेक्ट हो जाता है, उस कारण होता है, या फिर हमारा कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उस कारण भी यह डिसेबिलिटी हो सकता है। अब स्पीच क्या होता है? तो स्पीच इज़ हाउ वी से साउंड एंड वर्ड्स। क्या हम हमारे अंदर से क्या साउंड निकल रही है या क्या शब्द हमसे निकल रहे हैं। ठीक है। पीपल विथ स्पीच प्रॉब्लम्स। अब जिनको स्पीच प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं उनको, जिनको स्पीच में प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नोट से साउंड क्लियरली, यानी कि आवाज़ जो है साफ नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है। हैव हॉर्स और रैशी वॉइस होती है उनकी। रिपीट साउंड्स, ऐसे लगेगा जैसे र र र र ऐसे कोई वर्ड बोल रहे हैं जैसे, तो रिपीट होता रहेगा साउंड। और पाउज, रुक जाता है कभी कभी, जैसे हकलाने लगते हैं। व्हेन स्पीकिंग कॉल्ड स्टटरिंग। ठीक है। जब बोलते हैं वो तो कभी कभी बीच में हकलाने लग जाते हैं, बीच शब्द जो है बीच में एक दो खा जाते हैं। स्टटरिंग होता है वो, बार बार रिपीट करना वर्ड्स को, साउंड्स को। लैंग्वेज क्या होता है? is a word we use to share ideas and get what we want. A person with language disorder may have problems. लैंग्वेज क्या है? जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे पर्सन्स के साथ। ठीक है। अब जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी आएगी। टॉकिंग यानी बात करने में परेशानी आ सकती है। रीडिंग करने में परेशानी आएगी और राइटिंग, लिखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम फेसेस करते हैं। चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स कैन हैव स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अगर किसी बच्चे को या अडल्ट को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो वो उसे सीधा SLP यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनसे दिखवाना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। ठीक है। वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। स्पीच रेफर्स टू द वे ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स आर फॉर्म एंड लैंग्वेज रेफर्स टू यूज़ ऑफ वर्ड्स टू रिसीव एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया? स्पीच क्या है? जो साउंड निकालता है और वर्ड्स को एक फॉर्म देता है, एक शब्द देता है। ठीक है। और लैंग्वेज क्या है? उस वर्ड को, जो हमने वर्ड पाया है उसको हम यूज़ करके, उन शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, हम अपने आप को दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं या दूसरे की इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं। वो लैंग्वेज की सहायता से होता है। किड्स विथ स्पीच डिसऑर्डर में हैव ट्रबल विथ। जिनको स्पीच डिसऑर्डर होता है, जिन बच्चों को, वो उनको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आर्टिकुलेशन, द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। आर्टिकुलेशन का काम क्या है? जो स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करता है। अगर यही आर्टिकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो गई किसी बच्चे को तब वो स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकता है उसको। फ्लुएंसी, राइम एंड फ्लो स्पीच, मतलब जितना फ्लो के साथ हमें बोलना चाहिए वो अगर फ्लुएंसी, अगर उसमें अगर कठिनाई हो तो फिर स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है, स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। एंड वॉइस, तीसरा है वॉइस, जिसमें क्वालिटी ऑफ पिच, रिसोनेंस और लाउडनेस देखी जाती है। ठीक है। और इन तीनों में से अगर इन तीनों में किसी में भी डिफ़िकल्टी अगर होती है किसी बच्चे को तब वो स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है उसको। ठीक है। अब हम सपोर्ट कैसे करें?
क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट्स करें हम, जिसको स्पीच डिसऑर्डर है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं उनको। तो मूव किड्स क्लोज़र टू यू, कोशिश करें कि बच्चों को अपने पास रखें, अपने पास बिठाएं उसको डेस्क, फ्रंट ऑफ डेस्क इन द क्लासरूम, एंड जो भी it easier to help them with questions and assignments, and kids also may need to sit closer to you if they have a hearing problem। अगर उसे hearing problem है हो सकती है तो फिर उसको अपने पास में बिठाएं, उसको क्वेश्चंस और असाइनमेंट में सहायता करें। साथ ही साथ ये ध्यान भी रखना है कि बच्चा उन सवालों को समझ रहा है, ठीक है, असाइनमेंट को राइट डाउन कर रहा है करेक्टली कि नहीं कर रहा है, या उसे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, ठीक है। और साथ ही असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड कराना चाहिए। सब्स्टिट्यूट रिटन पेपर्स और प्रोजेक्ट इन ओरल प्रेजेंटेशन अलाउ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग one to one with you and ask question in way lets the students brief answer can also help। मान लीजिए किसी बच्चे को जो है लिखने में परेशानी है तो आप उससे कह सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप कह सकते हैं कि आप जो है मुझे इसका आंसर जो है बोल करके दिखाओ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, या फिर मान लो किसी को जैसे स्पीच का हम पढ़ रहे हैं तो स्पीच में बच्चे को बोलने में परेशानी हो रही है, ठीक है, तो आप उसे पेपर में लिख करके राइट डाउन करने के लिए कह सकते हो। और साथ ही टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से क्या है कि बच्चा आसानी से सीख पाएगा, लर्निंग उसकी ईजिली हो पाएगी। और साथ ही रियल टाइम एग्ज़ाम्पल्स जो भी हम बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे वो रियल टाइम एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही वीडियो यूज्ड इन क्लासरूम, कैप्शनिंग एंड वीडियो यूज इन क्लासरूम एंड यूज़ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। टेक्नोलॉजी में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका प्रयोग करेंगे। बी पेशेंट यानी शांत रहें व्हेन स्टूडेंट स्पीक इन द क्लास। अगर बच्चा शांत बैठा है क्लासरूम में तो उसे इनकरेज करें, ठीक है, कि अपने क्लासमेट्स के साथ वो घुल मिल करके रह सके। टॉक अबाउट एंड सेलिब्रेट डिफरेंसेस, ठीक है, उससे बातचीत करें और जो भी डिफरेंसेस है उसे कम करने की कोशिश करें। स्टूडेंट विथ स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम वांट टू एक्सेप्ट लाइक एवरीवन एल्स बट समटाइम्स दे आर टारगेटेड बाय अदर्स हु सी देम एज डिफरेंट। Talking about and celebrate difference and focus on the interest that kids share. Be mindful of bullying and keep due tolerance policy for the behavior। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे के साथ जो है बुलिंग की जाती है क्लासरूम में, तो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा ना देते हुए बच्चे से हमेशा जो है बातचीत करनी चाहिए और डिफरेंसेस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी तकलीफ़ें हैं उसे शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, वन बाई वन एक इंस्ट्रक्शन दे। ईजिली स्पेसिफिक नीड्स है अगर किसी बच्चे को तो उसके अनुसार, नीड्स के अनुसार उसका असाइनमेंट जो है उसको मॉडिफाई करके दे। साथ ही उसको एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए और टेक्नोलॉजी जो है उसमें एनहांस करे कम्युनिकेशन, जिससे कि बच्चे के कम्युनिकेशन और लर्निंग जो है और बेहतरीन तरीके से हो सके। अगर किसी बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम्स है तो उसे विजुअल एड्स प्रोवाइड कराई जा सकती हैं ताकि वो बच्चा आसानी से सीख सके। जैसे पिक्चर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, वीडियोस हो गए, ये सारे जो हैं बच्चे को हेल्प कर सकती हैं सीखने में और समझने में और अंडरस्टैंड करने में स्पोकन लैंग्वेज। These aids can provide additional context and support for learning। इससे क्या है कि बच्चा आसानी से सीख पाएगा, समझ पाएगा। अगर वो सुन नहीं सकता लेकिन विजुअली वो देख तो सकता है, हम उसे ब्लैक बोर्ड पे या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम उसे दिखाएं और पिक्चर्स के थ्रू उसे समझाने का प्रयास करें तो वो समझ जाएगा आसानी से।
यूजिंग रिपीटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। अगर किसी बच्चे को मेमोरी वीक है या रिटेंशन उसका जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के कारण वो मेमोरी से स्ट्रगल कर रहा है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है, तब उसे टीचर्स को क्या करना चाहिए, उसे बार बार रेनफोर्स टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, बार बार उसे सिखाना चाहिए और रिपीट कराना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसको 2 से 3 बार रिपीटेशन ज़रूर कराना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट क्लियर हो सके और इन्फॉर्मेशन जो हम बच्चे को देना चाहते हैं वो बच्चा आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और गैदर कर सके अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को। इनकरेज पार्टिसिपेट एंड एंगेजमेंट, बच्चे को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी कंपटीशन हो रहा है क्लास में, चाहे वो क्लासरूम कंपटीशन या स्कूल कंपटीशन हो, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे और साथ ही इन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हो क्लासरूम में उसके साथ एंगेज हो सके, ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ ही उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए सोशल इंटरेक्शन, यानी लोगों के साथ कैसे घुल मिल करके रहना है, ठीक है, सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करके रहना है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसे भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो चाइल्ड हैं उसको भी प्रोवाइड कराना चाहिए। एंड स्ट्रक्चर सोशल अपॉर्चुनिटी, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट है या कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो बच्चे को उसके साथ सोशल स्किल्स उस बच्चे का डेवलप हो, इसके लिए हमें उसके फ्रेंड्स के साथ बिल्डअप बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है एकेडमिक परफॉर्मेंस में बच्चे का, ठीक है, बोलने में परेशानी होती है, डायरेक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, और साथ ही रिटेन मटेरियल्स में हम बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा समझ कुछ और रहा है और लिख कुछ और रहा है, इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। अ स्ट्रगल विथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, खुद को क्लियरली या इफेक्टिवली, चाहे वो लिखित रूप में हो या बात बोल करके बताने में हो, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे को जो है बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और बहुत एकेडमिक लेवल पे तो उसके बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल डेवलपमेंट पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। अब चाहे वो क्लासरूम में हो, अपने क्लासमेट्स के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या फिर केयर गिवर्स के साथ हो, या फिर अगर सोशल इन्वायरमेंट में अगर कहीं बाहर जा रहा है बच्चा तो इंगेज नहीं हो पाता है एक्टिविटीज़ में, ठीक है, उसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। दिस कैन लीड टू डिफ़िकल्टीज विथ मेकिंग फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड एंगेज इन क्लासरूम डिस्कशन में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। चिल्ड्रन विद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर may also experience frustration, anxiety and low self-esteem which can further impact their social environment डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके क्या होता है, उससे उसे फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, एंग्जाइटी बहुत होती है, लो स्टीम हो जाता है, सेल्फ स्टीम हो जाता है। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर कितने टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स के, एक रिसेप्टिव और दूसरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव में क्या होता है, बच्चा जो है वर्ड्स को या सेंटेंस को यूज़ जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, जो कोई जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप उसको अगर समझ नहीं पा रहे हो तो वो रिसेप्टिव प्रॉब्लम्स है, ठीक है। द चाइल्ड में सी टू शो पुअर अटेंशन टू द स्पीच, दिस में काउज डिफ़िकल्ट फॉलोइंग डायरेक्शन और लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझ रहे हो तो रिसेप्टिव है, अगर ध्यानपूर्वक नहीं अंडरस्टैंड करके नहीं समझ पा रहे हो तो यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या होता है, वो अपने राइट वर्ड्स और को रिसीव कर पा रहा है, साथ ही उन वर्ड्स को बता पा रहा है, टॉक कर रहा है दूसरे के साथ और अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है उससे, तो वो एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम्स है। अनएबल टू जॉइन वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ करके वो एक सेंटेंस नहीं बना पा रहा है सही तरीके से, तब वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के, दे में स्पीक यूज शॉर्ट फ्रेज एंड लीव आउट स्मॉल वर्ड्स सच एज दी और इज। द चाइल्ड में से सेंटेंस वर्ड वुड देम दे टुगेदर इनकरेक्टली, दोनों को इनकरेक्ट बोलता है। अब प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे कर सकते हैं हम, इसके कारण तो बहुत सारे, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस हो गई। बार बार बच्चा जब जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो उससे क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज पे, सोशल डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, सिर्फ दो ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रिवेंशंस है, जैसे अर्ली इंटरवेंशन हो गया। ठीक है, इफ अ चाइल्ड इज नॉट मीटिंग लैंग्वेज माइलस्टोन्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सीक इवैल्यूएशन फ्रॉम स्पीच लैंग्वेज SLP और अदर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के पास जा कर के दिखा सकते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई एनी स्पीच लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज। अर्ली इंटरवेंशन क्या करता है, हमारी सहायता करता है खोजने में या आइडेंटिफाई करने में कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ बच्चे को है भी या नहीं है, और उसको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, लैंग्वेज स्किल्स में किस क्षेत्र में उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ये अर्ली इंटरवेंशन करने के बाद पता चलता है। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, ये हमारे हेल्दी, हमारा क्रूशियल रोल है, इम्पोर्टेंट है और प्रमोट करता है हेल्दी स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट को यंग चिल्ड्रंस के लिए। पेरेंट्स कैन हेल्प टू प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय टॉकिंग, रीडिंग, सिंगिंग एंड अदर perspectives. Engage in daily conversation and open-ended question can help children to develop language skills. माता पिता के साथ डेली अगर बच्चा कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है कि बच्चे का जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो ईजिली जो है, अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो ठीक हो जाएगी समय के साथ साथ। ठीक है, ये प्रयास एक अच्छा है। हियरिंग स्क्रीनिंग, हियरिंग लॉस इज कॉमन काउज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो पार्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन रेगुलर हियरिंग स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि बच्चे को हियरिंग लॉस है या फिर ऑडिटरी प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर रही हैं स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर को। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। ठीक है, हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है ताकि बच्चे को कोई परेशानी का सामना ना करे। गुड न्यूट्रिशंस लेना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलर, और साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्दी फूड्स, बैलेंस डाइट लेना है। क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, अवॉइड एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स such as lead, mercury and can also reduce the risk of developmental delays। और साथ ही जो हानिकारक पदार्थ है हमारे लिए, उसे लेने से सख्त मना है, रोकना चाहिए बच्चों को। ठीक है, रिड्यूस स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव screen time has been linked to language delays in young children. It is important to limit screen time and promote other forms of play and interaction that can help promote language डेवलपमेंट में जो है सहायता करता है। स्क्रीन टाइम जो है सहायता करता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उससे क्या हुआ कि बच्चे को और एफर्ट्स होगा, प्रीज करेंगे उसको कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, रिइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा और मोटिवेशन पाएगा, जिससे वो डेली लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जेनेटिक काउंसलिंग, फैमिली हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि कहीं बच्चे को जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स तो नहीं, किसी पीढ़ी से तो नहीं चलता हुआ आ रहा है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स किसी और को, तो हो सकता है, तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस रिस्क, जेनेटिक रिस्क को रोकने के लिए कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन या प्रिवेंशन करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अर्ली इंटरवेंशन में पता करनी चाहिए। अब मैनेजमेंट कैसे हम करें?
तो मैनेजमेंट करने के लिए जो है असेसमेंट और डायग्नोस करेंगे सबसे पहला। तो हमारा स्टेप यही होता है मैनेजमेंट में कि सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट करेंगे असेसमेंट में, जैसे स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टेस्ट हो गया, स्पीच साउंड असेसमेंट हो गया, हियरिंग स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है। ये इन सभी की सहायता से असेसमेंट और डायग्नोस पता लगाएंगे कि बच्चे को परेशानी है भी या नहीं है, स्पीच में परेशानी है या लैंग्वेज में परेशानी है या हियरिंग में परेशानी है, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे कराना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ की आवश्यकता है, किस बच्चे को किस चीज़ की नीड्स है, ठीक है, किस चीज़ से अफेक्टेड है, कम्युनिकेशन जो उसका है या स्पीच है, कौन सा एरिया अफेक्टेड है, ये असेसमेंट में हमें और डायग्नोस में पता चल जाता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है। जब हमें पता चल गया कि असेसमेंट में हमने सब कुछ पता चला गया कि हाँ बच्चे को इस क्षेत्र में, ठीक है, परेशानी है और इस कारण जो है डायग्नोस में पता चला कि इस कारण जो है ये नहीं बोल पा रहा है स्पीच, ठीक, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तब ट्रीटमेंट पे हम जाएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराई जाती है स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को जो है स्पीच थेरेपी देने चले, हर बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, ज़रूरी थोड़ी है। पहले पता तो चले कि बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। अब जब उसी के बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम कैसे फिर दे सकते हैं। अब जिसको स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो अगर उसे नीड्स है तो क्या क्या चीज़ हम ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं या क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, ट्रीटमेंट कॉमन ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो स्पीच थेरेपी एक होती है, ठीक है। इसमें क्या करता है, बच्चा जो है पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है और अपनी स्पीच साउंड को प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करता है और कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरा है एएसी यानी ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। एक प्रकार का मेथड है जिससे कि किसी बच्चे को अगर स्पीच डिफ़िकल्टी है तो वो इसकी सहायता से बता सकता है, समझ सकता है, ठीक है। इट में इंक्लूड यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज़ होता है, जैसे टैबलेट सच एज टैबलेट, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस और साइन लैंग्वेज के रूप, ठीक है। एएसी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, एएसी, ठीक है, जिसकी सहायता से बच्चा जो है अपनी बातों को कह सकता है सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है, समझा सकता है। अगर लिख करके नहीं बोल पा रहा है या लिख करके नहीं समझा पा रहा है, ठीक है, साइन लैंग्वेज से अगर नहीं समझा पा रहा है तो इसकी सहायता से वो समझा सकता है। बिहेवियर थेरेपी, अगर किसी बच्चे को बिहेवियर इशू भी है तो बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। अगर उसके अंदर एनेक्सिटी हो, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम हो और अदर इश्यूज़ अगर दिखाई देती है कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में, तो मेडिकल इंटरवेंशन इन सम केसेस, कभी कभी देखा गया कि मेडिकल कंडीशंस के कारण भी जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस और अदर मेडिकल कंडीशंस में भी इसका सहायता लिया जा सकता है। अब सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं, तो एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चे को, ठीक है, ताकि बच्चा जो है ईज़िली जो है क्लासरूम में इंटरेक्ट कर हो सके और उसके लिए एक मॉडिफाई क्लासरूम और साथ ही एडिशनल सपोर्ट्स की आवश्यकता है। एजुकेटर जो है एडिशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देगा। पेरेंट एजुकेशन हो गया, पेरेंट एजुकेशन में वैल्यूएबल टूल फॉर सपोर्टिंग चिल्ड्रन विथ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या चीज़ है, बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे करना है या अदर स्किल्स क्या क्या चीज़ हो सकते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ करें जिससे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को बढ़ने में सपोर्ट करें, पेरेंट्स को ये सिखाया जाता है। सपोर्ट ग्रुप्स ये एक रिसोर्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जिसमें फैमिलीज़ भी इसमें भाग लेती हैं और साथ ही सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी के साथ उनको अपनी बातों को शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है,
बच्चे को, ठीक है, और रिसोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, द मैनेजमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफ्टन इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच with a team of professionals working together to support the individual communication development. This team may include speech language pathologist. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन होता है? तो अगर किस स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है किसी बच्चे को, तो उसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होगा, SLP स्पेशल एजुकेटर होगा, मेडिकल प्रोवाइडर होगा, और अदर प्रोफेशनल जैसे OT की आवश्यकता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, फिजियोथेरेपी की अगर ज़रूरत है बच्चे को तो फिजियोथेरेपिस्ट होगा, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है तो स्पेशल एजुकेटर होगा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के तो OT, और बिहेवियल थेरेपी की है तो BT, ठीक है, बिहेवियल थेरेपिस्ट भी होंगे, ठीक है, यह साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है उनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में हमें पढ़नी थी। हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, डेफिनेशन, कॉज, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट कवर करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।